फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे क्योंकि इस चैनल पर हम एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, वीडियो नहीं आ पा रहा है। लेकिन आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और एक बड़ा टॉपिक लेकर के मैं इस चैनल पर पहली बार आ रहा हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस चैनल में प्रॉब्लम है, आप लोगों को कई दिनों से मैं बता रहा हूँ, बार बार वीडियो में बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मैं इस पर एक्टिव नहीं हूँ। पुराना वाला जो एक नया मैंने चैनल शुरू किया है उस पर आप कोर्स संबंधित सभी प्रकार के वीडियो को देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक है हमारा पैकेज एसी की कार्यप्रणाली। पैकेज एसी क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे पैकेज एसी क्या होता है। तो पैकेज एसी को जानने से पहले आप ये जानिए कि यदि हमको कमरों को ठंडा करना पड़ता है तो सबसे छोटी एसी आती है आधा टन की एसी, सबसे छोटी एसी आती है, मतलब जो 50 स्क्वायर फीट के एरिया को ठंडा कर सकती है आराम से। उससे यदि थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमको 1 टन मिल जाता है, पौने टन मिलता है, 1.5 टन हो जाता है, 2 टन, 2.5 टन, ठीक है। इतना तक आपको विंडो और स्प्लिट एसी आराम से मार्केट में मिल जाएगी, जो कि घरों में लगाई जाती है। लेकिन बात ये आती है कि जब 2.5 टन से ऊपर एसी हमको लगाना पड़ जाए तो हम कौन सी एसी लगवाएंगे? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पूरे सिस्टम को ठंडा कर सके, पूरे बड़े एरिया को ठंडा कर सके? तो उसके लिए आता है पैकेज एसी। ये आप चित्र में देख सकते हैं, पैकेज एसी ऐसा है और मैंने ये इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन आपको ओरिजिनल चित्र आप देख सकते हैं इसी चित्र पर। ये ओरिजिनल चित्र है, कुछ इस तरीके का पैकेज एसी होता है। अब इस एसी के बारे में हम समझेंगे कि ये कितने टन से कितने टन तक होता है। तो वैसे तो इसका स्टार्टिंग 5 टन से हो जाता है। 5 टन से स्टार्ट होकर के 15 टन तक के क्षमता में इसको बनाया जाता है। अब इतने बड़े एरिए को, जैसे 5 टन का मतलब है 500 स्क्वायर फीट का एरिया है तो उसको ठंडा कर देगा। 10 टन का है तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया को ठंडा करेगा। ये मैं इसके कैसे बोल पा रहा हूँ? क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन की आवश्यकता होती है, तो 500 स्क्वायर फीट के लिए 5 टन की आवश्यकता होगी। मतलब ये है कि आपको विंडो और स्प्लिट से हट करके कुछ बड़ा एसी लगवाना है कई बड़े सिस्टम के लिए, तो आपको पैकेज एसी को लगवाना ज़रूरी है। हम इस वीडियो में पैकेज एसी का बारे में तो जान ही गए कि किस तरीके का होता है और कहाँ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे शोरूम हो गया, छोटे स्तर का दुकान हो गए, थोड़े से बड़े हॉल टाइप का बनाया गया है, स्पेस थोड़ा सा बड़ा है जहाँ पर विंडो और स्प्लिट एसी नहीं लगाया जा सकता है, तो वहाँ के लिए हम पैकेज एसी को लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई पैकेज एसी को कहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन पैकेज एसी काम कैसे करता है और इसका नाम, सबसे पहले तो ये जानिए कि इसका नाम पैकेज एसी क्यों पड़ा। क्योंकि ये एक ही बॉडी में इसके जितने सभी पार्ट्स होते हैं ना, आप देखेंगे तो ये सभी पार्ट्स एक ही कैबिनेट में पूरी तरह से पैक रहते हैं। अब इसका जो साइज है, जैसे हमने लंबा बना दिया तो कोई लंबा हो सकता है, कोई स्क्वायर में हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे चौड़ा भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, कई आकार प्रकार और कई मॉडल में जो है कि मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के एक ही कैबिनेट के अंदर सारे सिस्टम को पैक करके रखा जाता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? पैकेज एसी बोला जाता है। अब ये किस तरीके से कमरों को ठंडा करता है और ये कैसे काम करता है, तो उसके लिए हम काम को, इसके कार्य को यदि सीखना है तो इन 3 साइकिल को बस सीख जाइए तो समझ जाइएगा कि इसका काम आपने सीख लिया है। 3 साइकिल मतलब क्या है? 3 जो चक्र होता है, इसमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चलती है, गैस कैसे चलता है और इधर पानी का व्यवस्था लगाया गया है, और एक जो है कि इसमें हवा कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इतना जो बड़ा चित्र आप देख रहे हैं, इसमें पैकेज एसी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाली लाइनिंग आप ध्यान से देखिएगा, इधर से यहाँ से लेकर के ये लाइन तक, ये वाला इतना दूरी तक जो ये सिस्टम है, ये पूरा पैकेज एसी कहलाता है। इसके बगल में ये वाला जो एरिया हमने बनाया है, ये एयर कंडीशन रूम है, मतलब एक प्रकार का कमरा है, हॉल है, जिसको हमें ठंडा करना है इस एसी के द्वारा।
इसके बाद जो है कि इसमें सिस्टम को हम देखेंगे तो यदि ये लंबा वाला होता है तो 3 बराबर भागों में इसको बांटा जाता है, 3 भाग में इसको बांट दिया जाता है। सबसे निचले हिस्से में आप देखेंगे तो इसका कंप्रेसर लगा है, जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का मेन पार्ट्स होता है कंप्रेसर। उसके बगल में वाटर कूल्ड कंडेंसर लगा हुआ है। ये साइलेंट ट्यूब टाइप का वाटर कूल्ड कंडेंसर हो सकता है। देखिए ये 2 टाइप से आते हैं। इसके अंदर का जो कंडेंसर होता है या तो आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर हो सकता है या फिर इसमें एयर कूल्ड टाइप कंडेंसर हो सकता है। ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ऐसा नहीं कि वाटर कूल्ड ही कंडेंसर रहेगा। यहाँ पर एयर कूल्ड कंडेंसर भी लगाया जा सकता है या वाटर कूल्ड कंडेंसर, दोनों में से कोई एक लगाया जा सकता है। उसके बाद जो है इसमें से जो गैस जाती है, पहले आपको पता है कि कंडेंसर में ही जाएगा। नॉर्मल यदि आप इस एसी को समझने के लिए इस वीडियो को ओपन किए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एसी का काम करते होंगे, विंडो स्प्लिट एसी के बारे में जानते होंगे। तो जैसा वर्किंग उसमें होता है वैसा इसमें भी है। डीएल लाइन हमेशा कंडेंसर के एक लाइन से जुड़ती है और दूसरे लाइन से निकलती है। यहाँ पर फिल्टर ड्रायर लगा हुआ है, फिल्टर भी है इसको बोला जाता है, ड्रायर भी बोला जाता है और इसका नाम डिहाइड्रेटर भी है। और उसके बाद जो है कि स्ट्रेनर भी इसको बोला जाता है। 4 नाम होता है टोटल। तो ये जो है फिल्टर यहाँ पर लगा भी हो सकता है और किसी किसी एसी में ये नहीं भी देखने को मिलता है। जैसे छोटे आकार के, जैसे 5 टन 6 टन की है तो उसमें शायद मिल जाए देखने को, नहीं तो ये जल्दी दिखता नहीं, क्योंकि पाइपें मोटी हो गई तो गैस आराम से निकल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस वजह से फ़िल्टर कभी लगता भी है और कभी नहीं भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पाइप सीधे यहाँ पर आ गई। आप पूछिएगा ये क्या है, तो एक प्रकार का ये पैकिंग किया गया व्यवस्था है जिसमें से पाइप को निकाल करके ऊपर लाया गया है। यही जो कंडेंसर से लाइन आती है उसमें हम यहाँ पर जोड़े हैं थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। वाल्व से ये निकल करके यहाँ पर एक गोल भाग बना हुआ है, इसको रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। यहाँ पर भी वो है एवापोरेटर के इनलेट साइड में भी, आउटलेट साइड में भी, और यहाँ पर हमने लिखा है कि रेफ्रिजरेंट डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोला जाता है। उसके बाद हमारा ये एवापोरेटर आ गया और एवापोरेटर के बाद इस तरीके से जो रिटर्निंग गैस होती है वो ऐसे चल करके यहाँ फिर वापस कंप्रेसर के अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ सकते हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ सकते हैं कि ये इतने में लगा होता है। अब उसके बाद हम साइकिलिंग की बात करें तो कैसे कैसे इसमें साइकिल चलते हैं, तो ये 3 साइकिल चलता है। पहला रेफ्रिजरेशन साइकिल, दूसरा कंडेंसर वाटर साइकिल और तीसरा एयर साइकिल। तो चलिए पहले हम रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करते हैं, कैसे चलता है इसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसमें गैस भरने के लिए एक व्यवस्था दिया गया होता है, या तो सीएल लाइन रहेगी तो ठीक है, यदि नहीं है तो एसएल लाइन में व्यवस्था बनाया गया होगा, वाल्व लगा होगा, उससे आप गैस को चार्ज कर सकते हैं। आसानी से चार्ज हो जाता है। जिस तरीके से नॉर्मल एसी में गैस भरते हैं उसी तरह से इसमें भी गैस भरा दिया जाता है। जब गैस भरा गया उसके बाद जो है कि जब आप कंप्रेसर को चालू करते हैं तो इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल चालू हो जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल का मतलब यहाँ से वाष्प जो है कि अंदर जाता है लो प्रेशर के साथ, वाष्प रेफ्रिजरेंट, जिसको अंग्रेजी में वेपर रेफ्रिजरेंट भी बोला जाता है, तो वो इसके अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से निकलता है हाई प्रेशर के साथ और हाई टेम्परेचर के साथ, तो वो सीधे चला जाता है वाटर कूल्ड कंडेंसर के अंदर या एयर कूल्ड कंडेंसर के अंदर, कुछ भी हो सकता है। एयर कूल्ड रहेगा तो उसके लिए बड़ा सा पंखा लगाया गया होगा जिससे पंखे से उसके हवा को, गर्मी को निकाला जाता है। और यदि वाटर कूल्ड लगाया गया है तो उसके लिए ये कूलिंग टावर लगाया गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग अलग से बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, वाटर कूल्ड कंडेंसर हमने बनाया है तो यहाँ से वाष्प रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ इसमें आती है, मतलब गर्म हो जाती है गैस और वेपर में रहती है। तो कंडेंसर में क्या होता है, ये जो पाइपें चल रही है इसके अंदर ना, ये पाइप जो लगाया गया है ये जो है कूलिंग टावर से आया है, तो इसमें पानी बहता है, पाइप के अंदर पानी बहता है और इस टैंक में जो है कि आपका रेफ्रिजरेंट वेपर आता है। अब जब वेपर आएगा तो क्या होता है, हीट रहता है, गर्म रहता है। तो गर्म रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, पहले तो इस ठंडे पाइप के पानी से वो संपर्क करेगा और संपर्क करने के बाद इसका जो उष्मा होता है, गर्मी होता है, वो पानी के अंदर चला जाता है। क्लियर हो पाया, पानी के अंदर चला जाता है। पानी के अंदर कैसे जाता है, ये नहीं कि रेफ्रिजरेंट सीधे पानी के अंदर जाता है, बस उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर कभी भी चलता है तो लो टेम्परेचर के तरफ चलता है।
तो गैस का टेम्परेचर हाई रहता है और पानी का टेम्परेचर लो रहता है, तो इस वजह से इसका टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर में चला जाता है, जिससे गर्मी को पानी ले करके इधर के तरफ बढ़ जाता है और पानी रेफ्रिजरेंट की जब उष्मा निकल जाती है तो वो लिक्विड में बदलता है और लिक्विड में बदलने के बाद फिल्टर के पास आता है। फिल्टर का काम दो होता है, शुद्धिकरण करना और उसके अंदर जब नमी रहता है तो उसको सोख लेता है, ये दो काम कर देता है। बाकी उसके बाद वही लिक्विड रेफ्रिजरेंट इधर चला आता है और यहाँ पर आया है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है, एक ऐसा वाल्व जिसके द्वारा आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसके प्रेशर को कम कर लिया जाता है। आवश्यकता के अनुसार रेफ्रिजरेंट की मात्रा को एवापोरेटर में भेजा भी जाता है या फिर उसके आवश्यकता यदि नहीं है तो उसके रेफ्रिजरेंट को रोक भी दिया जाता है इस वाल्व के द्वारा। इस वाल्व के बारे में हमने इसी चैनल पर आपको पीछे जो भी हमने रेफ्रिजरेशन कोर्स शुरू किया था उसमें आपको ये वाल्व मिल जाएगा। रेफ्रिजरेंटिक कंट्रोलिंग डिवाइस जो लेसन है उसमें आपको ये वाल्व के बारे में बताया गया होगा। ये ऐसे 7 टाइप के वाल्व होते हैं, तो उसमें से एक टाइप ये भी है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है गैस के प्रेशर को कम कर देना। इधर से प्रेशर बहुत तेज़ आ रहा था और वो लिक्विड में आ रहा है, रेफ्रिजरेंट क्या है लिक्विड में आ रहा है, कहाँ बदला है, वाटर कूल्ड कंडेंसर में, तो वह लिक्विड यहाँ से निकलता है तो लो प्रेशर के साथ निकलता है। अब इसको 3 रास्ते मिलते हैं, आप देख रहे हैं ना, एक एक लाइन जो निकला है ये 3 पाइप अलग अलग है, क्योंकि इस एवापोरेटर को 3 भाग में बांटा गया है, 3 भाग में। तो एक लाइन से जो लो प्रेशर का जाता है रेफ्रिजरेंट तो आधा गैस को मतलब आधा भाग को ठंडा करता है, फिर दूसरे वाला बीच वाले को ठंडा कर देता है, फिर साइड वाले के लिए ये ठंडा करता है। मतलब एवापोरेटर को भरपूर मात्रा में ठंडा करने के लिए पूरी तरह से एक समान मात्रा में ठंडा हो, इसके लिए ये 3 जो है पाइप यहाँ पर लगाए, 3 नहीं ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, जैसा आपका एवापोरेटर रहेगा वैसा उसके अंदर से पाइपिंग निकली रहती है। उसके अंदर कितने सर्किट बनाए गए हैं पाइप के, तो उस हिसाब से ये पाइप निकला रहता है। तो लो प्रेशर का या रेफ्रिजरेंट, तो ये एवापोरेटर क्या होता है, लो प्रेशर के कारण ठंडा हो जाता है और जब ठंडा होता है तो इससे हमेशा हवा गुजरती रहती है, कमरे की हवा क्या होती है, गुजरती रहती है। और जब कमरे की हवा इससे गुजरेगी तो क्या होता है, कमरे की हवा गर्म होती है और एवापोरेटर ठंडा है तो हवा की गर्मी को ले लेगा। तो लिक्विड जो आया था यहाँ पर तो लिक्विड में आया था रेफ्रिजरेंट, हवा की गर्मी को लिया तो हवा को तो ठंडा कर दिया, इधर कलर हमने चेंज कर दिया, इसका मतलब ये ठंडा कलर है नीला कलर को, और ये इधर के तरफ लाल है मतलब गर्म कलर था, तो गर्म हवा था तो वो जो है कि यहाँ पर आते हुए इधर साइड में जाते समय वो ठंडा हो जाता है और ठंडा हो करके वही रेफ्रिजरेंट किधर आ जाता है, मतलब हवा जो है ठंडा होके इधर तो आगे बढ़ जाता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हवा की गर्मी को लेने के कारण जो रेफ्रिजरेंट होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में तो आता है मतलब द्रव में आता है और वाष्प में बदल जाता है और वो यहाँ से होते हुए सीधे ही इस कंप्रेसर के अंदर चला आता है। आप आराम से देख सकते हैं ये वाला सक्शन लाइन है, यहाँ से होते हुए इस लाइन से होकर के इस कंप्रेसर में आता है और ये कंप्रेसर फिर से वही प्रक्रिया अपनाता है, जिससे ये वाला भाग हमेशा गर्म होता है और ये वाला भाग हमेशा ठंडा रहता है। ये गर्म क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो है कि हाई प्रेशर का रेफ्रिजरेंट आता है तो प्रेशर हाई होने के कारण टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। इसमें प्रेशर लो आता है जिसके वजह से ये प्रेशर जो एवापोरेटर है वो ठंडा रहता है। ठीक है, एक और चीज़ आप देखे होंगे रास्ते में जैसे ही आउटलेट इसके एवापोरेटर से गैस रिटर्न होकर के आ रही है उसी के रास्ते में ये एक सेंसर लगा हुआ है जिसे थर्मल बल्ब हमने लिखा है, और वो थर्मल बल्ब किसका रहता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का रहता है। यही सेंस करके बताता है कि एवापोरेटर कितना ठंडा है, उसको कितना मात्रा में रेफ्रिजरेंट चाहिए, तो ये सेंस करके इसको सूचना देता है। तो जिस तरह से ये जैसा इसका तापमान रहता है, मतलब ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा रेफ्रिजरेंट देगा, ठंडा ज़्यादा हो गया मतलब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो रेफ्रिजरेंट की मात्रा धीरे धीरे इसके अंदर कम भी करता है। ये रेफ्रिजरेंट के लेवल को मेंटेन करने का भी काम करता है, कम ज़्यादा करता है और इधर के तरफ भेजता है, और इस तरह से वापस जो है कि रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होकर के यहाँ पर आ जाता है और वेपर को यहाँ भेजा जाता है। यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिससे हमारा आउटपुट क्या निकला, एवापोरेटर ठंडा हो गया। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन साइकिल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कंडेंसर का वाटर साइकिल बहुत ही छोटा है,
कंडेंसर यदि है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो उसमें पानी की आवश्यकता होगी। पानी की आवश्यकता होगी तो पानी कहाँ से लाएंगे? तो ऐसा एक कूलिंग टावर बनाना पड़ेगा। आपको किसी भी तरह से एक टैंक बनाना है, उसके अंदर से एक पानी का पंप लगाना है, एक इनलेट पानी जो ये पंप लगा हुआ है वाटर पंप, ये क्या करता है एक साइड से पानी को खींचता है, दूसरे साइड से पानी को इसके अंदर भेजता है। तो जो इस टैंक के अंदर पानी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होता है। नॉर्मल टेम्परेचर क्या समझते हैं? जो 30 डिग्री 32 डिग्री या फिर 28 डिग्री, ये सब जो तापमान होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, हमारे शरीर के तापमान से मिलते जुलते तापमान। तो उतने तापमान का ये पानी होता है और उस पानी को यहाँ से ला करके इसमें कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में भेजते हैं तो इसमें आती है गर्म गैस। गर्म गैस की गर्मी को लेता है और ये पानी क्या होता है खुद गर्म हो जाता है और इधर से ये पंप जो है इधर से धक्का दे करके पंप इसको इधर से निकालता है। पानी को जब यहाँ से निकालेगा तो ऊपर से गिराया जाता है। ऊपर से गिराया क्यों जाता है? क्योंकि ये पानी गर्म है और जब ऊपर से गिरेगा तो बाहर की हवा जब इसके ऊपर पड़ेगी तो जो गर्म पानी है, बाहर की हवा क्या होती है ठंडी रहेगी, तो वहाँ से क्या होता है इसकी गर्मी बाहर के तरफ चली जाती है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है ये पानी का साइकिल चलता रहता है, जिससे इधर पानी ठंडा होता है फिर वही नॉर्मल पानी लेकर के इसमें आ जाता है। पानी का उपयोग क्या है? पानी क्यों लगाया गया? क्योंकि इस रेफ्रिजरेंट को वेपर से कन्वर्ट करने के लिए कूलिंग की आवश्यकता होती है और कूलिंग करने के लिए यहाँ पर पानी का व्यवस्था किया गया है। चाहे वो किसी भी तरह का वाटर कूल कंडेंसर हो, उसमें पानी की आवश्यकता होगी और पानी की आवश्यकता होगी तो उसकी आपूर्ति के लिए ये कूलिंग टावर बनाए जाते हैं। तो अलग से उसको बनाना पड़ता है यदि आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो। यदि वाटर कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड कंडेंसर लगाए हैं तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं लगेगी, वहाँ सीधे ही पंखा, बड़े बड़े पंखे लग जाते हैं जिससे इसके अंदर की गर्मी जो है बाहर की तरफ निकल जाती है, आराम से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद अब हम आते हैं लास्ट वाला साइकिल, एयर साइकिल पर। तो क्लियर है कि आपको इधर तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा, यहाँ से यहाँ तक। अब हम एयर साइकिल की बात करते हैं। एयर साइकिल मतलब हवा कैसे कैसे चलती है और कहाँ से कैसे ठंडा होती है। यहाँ पर देखिए पहले एक ब्लोअर मोटर है। एयर साइकिल को चलने के लिए इस मोटर का चलना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये मोटर चलता है तो होता क्या है कि हमारा ये जो ब्लोअर है, एयर ब्लोअर, बहुत तेज़ी के साथ घूमता है और जब ब्लोअर घूमेगा तो ये हवा को खींचता है। अब जिधर साइड से इसको रास्ता मिलेगा उधर ही से हवा को खींचेगा। चारों तरफ से पैक है, यहाँ से बस खुला हुआ है जिधर के तरफ एयर फिल्टर लगा है। ये जो दिख रहा है भाग, इसको एयर फिल्टर बोला जाता है। यहाँ पर लिखा हमने एयर फिल्टर। तो ये खुला हुआ भाग जो है ये सीधे कमरे से सटा करके रखा गया है। यदि ये कमरे से दूरी पर है तो यहाँ से कमरे तक के लिए एक पाइप लगाया जाता है। ये इस पाइप को हम लोग डक्ट बोलते हैं। ऐसा एक डक्ट लगाया जाएगा यहाँ पर, उसको रिटर्न एयर डक्ट बोला जाता है। मतलब कमरे का जो हवा है रिटर्न होकर के इसमें आती है और कमरे की हवा को ये क्या करता है, खींच लेता है। क्लियर हो पा रहा है? क्योंकि ये चल रहा है तो खिंचाव हो रहा है हवा का, तो कहीं से जगह नहीं मिल रहा है, चारों तरफ से पैक है, यही खुला है तो यहीं से हवा को खींचेगा। तो हवा जब कमरे की खींच के जाती है तो पहले एयर फिल्टर में जाती है और एयर फिल्टर में उसका शुद्धिकरण होता है। मतलब हवा के अंदर की जो गंदगी होती है उसको साफ़ किया जाता है। हवा जब साफ़ हो जाती है तो इस साइड में आती है और शुद्ध होकर के ये पहुंच जाती है सीधे एवापोरेटर के साइड में। ठीक है, एवापोरेटर के यहाँ जब जैसे ही पहुंचती है हवा तो एवापोरेटर के अंदर जाती है। तो एवापोरेटर क्या है, बिल्कुल ठंडा होता है क्योंकि उस समय आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल चल रहा है, तो एवापोरेटर बिल्कुल ठंडा रहता है। और जैसे ही ठंडे तापमान से ये गर्म तापमान, हवा क्या है, कमरे का तापमान इस एवापोरेटर के तापमान से ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा तापमान मतलब गर्म तापमान ठंडे तापमान के तरफ चलता है। तो इसका जो गर्मी होगा, इसमें जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है वो अपनी गर्मी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को दे देता है, जिससे लिक्विड यहाँ पर वेपर में बदलता है, वेपर बदल के फिर कंप्रेसर में आ जाता है। लेकिन ऐसा करने में गर्मी जो एयर की होती है वो एवापोरेटर में जो रेफ्रिजरेंट है वो ले लिया, तो
तो हवा जो हमारी होती है वो ठंडी हो गई। क्लियर हो पा रहा है? ये हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है और यहाँ से जो ठंडी हवा है वो पहुँच जाती है सीधे ब्लोअर के पास में। अब जब इस ब्लोअर में पहुँचती है तो ये ब्लोअर हाउसिंग के अंदर होता है। ये एक प्रकार का ऐसा डिजाइन बनाया गया है जिसे हम लोग हाउसिंग बोलते हैं और उसी में एयर ब्लोअर रहता है। या तो ये डायरेक्ट मोटर से चलता है या फिर बेल्ट से चलाया जाता है। बड़े स्तर का है तो बेल्ट से चलाया जाएगा और नहीं तो मोटर के शाफ्ट से डायरेक्ट ब्लोअर को चला दिया जाता है। पंखा चलेगा तो हवा जो है कि ठंडी ठंडी, अब ये क्या है, शुद्ध भी है। जो नीला कलर हमने इधर यहाँ पर दर्शाया है ये हवा शुद्ध भी है और ठंडी भी है। ठंडी एवं शुद्ध हवा हमने लिखा है और ये शुद्ध और ठंडी हवा पहुँचती है यहाँ पर। अब यहाँ जब पहुँचती है तो यहाँ पर कैनवास है। यहाँ पर देख रहे हैं एक रबर का वाशर लगाया गया है। अब रबर का जो वाशर लगा हुआ है उसके बाद रबर का वाशर जो है कि इसलिए लगा है क्योंकि ये जब डक्ट इस हाउसिंग से कनेक्ट करेगा तो जब भी हमारा मोटर चलेगा तो हिले डुलेगा नहीं, मतलब हिलता डुलता है तो कंपन करके आवाज़ नहीं करेगा। तो इसके वजह से यहाँ पर एक रबर का वाशर लगता है जिसे कैनवास बोला जाता है। अब इसको सीधे ही एक डक्ट के माध्यम से इधर के तरफ लाया गया है और यहाँ पर एयर को कंट्रोल करने के लिए डैम्पर लगा हुआ है। हवा को कंट्रोल करने के लिए ये डैम्पर लगा है। हवा कितने स्पीड में इधर जाना चाहिए तो इस सब चीज़ों के लिए ये डैम्पर लगा हुआ है। अब ये एयर सीधे चला जाता है कहाँ पर, कमरे के अंदर। सप्लाई एयर बोला जाता है। और जिस हवा मतलब जिस पाइप से वो हवा आ रही है उसको क्या बोला जाता है, सप्लाई एयर डक्ट बोला जाता है। तो सप्लाई एयर डक्ट के माध्यम से जो सप्लाई एयर है कमरे के अंदर आ जाता है और फिर जो कमरा है क्या होता है, कमरे का तापमान कुछ कम हो जाता है। कमरे की हवा जो है कि ठंडी हो जाती है और फिर ठंडी हवा को ये थोड़ा सा और खींचता है। हमेशा मतलब इस तरीके से खींचेगा और ऐसे फिर से भेजेगा जिससे लगातार ये साइकिल हवा का चलता रहता है और इस तरह से कमरा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो इसमें हमने बताया कि जिससे कमरे के अंदर हवा आती है वो सप्लाई एयर डक्ट कहलाता है। यदि आपका ये सिस्टम छोटा है तो कमरे के साथ खिड़की के साथ सटा करके रखेंगे तो जिससे कमरे की हवा को ये डायरेक्ट ले लेता है। यदि ऐसा नहीं संभव है तो यहाँ से एक पाइप ऐसा फिर से लगाया जाएगा जिसे एयर डक्ट बोला जाता है, रिटर्न एयर डक्ट बोला जाता है। तो इससे हवा रिटर्न होकर फिर अंदर जाती है। 3 डक्ट होते हैं तो 2 डक्ट का जिक्र हमने कर दिया, सप्लाई एयर डक्ट और रिटर्न एयर डक्ट। यहाँ पर जबकि रिटर्न एयर डक्ट नहीं लगा हुआ है। अब जो है यहाँ पर एक लगा हुआ फ्रेश एयर डक्ट। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है कि जब भी कमरे के अंदर ये जो साइकिल है हवा का चलते चलते कभी कभी तो लोगों की संख्या जब कमरे में ज़्यादा होती है तो होगा क्या कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल कम कैसे होता है, क्योंकि इंसान जो होता है ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो घुटन महसूस होने लगती है या फिर वायु दूषित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना पड़ता है, बाहर की फ्रेश एयर लेनी पड़ती है। तो उस समय इस एयर को डक्ट को खोला जाता है और इस डक्ट को खोलने के बाद सीधे ही फ्रेश एयर इसके अंदर जाता है और इस कमरे के हवा से फ्रेश एयर मिक्स होकर के इसमें आ जाता है। वैसे हमेशा ये बंद रहता है, जब भी कमरे के अंदर की हवा दूषित होती है तब जा कर के इस फ्रेश एयर डक्ट को खोल करके फ्रेश एयर को इसके अंदर भेज दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों साइकिल समझ में आया होगा। यदि ये तीनों साइकिल समझ में आया होगा तो आप पैकेज एसी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। ये छोटे स्तर पर भी लगाया जाता है और बड़े स्तर पर भी लगता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है या फिर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। और यदि हाँ ये आप लोगों को कोर्स करना है तो कोर्स करने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नए चैनल का लिंक है। नए चैनल का नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ाई। तो उसको आप सर्च करके भी हमारे उस नए चैनल पर पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो भी बड़ी बड़ी सिस्टम है उन सभी का वीडियो जो है कोर्स वाइज आपको मिलता रहेगा, जो कि आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अपना कोई काम भी कर रहे हैं तो काम भी कर सकते हैं और कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।